आज हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो नहीं देखा है देन लास्ट वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन आपका नीट में पूछा जाता है, जेई मेन में पूछा जाता है, और स्टेट लेवल का जो इंजीनियरिंग एग्जाम होता है उसमें रेंडमली पूछा जाता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लोज सरफेस रहेगा, उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है गॉस थ्योरम का यूज करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो आज का टॉपिक रहेगा गॉस थ्योरम। इसमें कंप्लीट हम लोग देखेंगे डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। गॉस लॉ, तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है। इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface through any closed surface through any closed surface is equal to is equal to 1 divided epsilon naught times the total charge enclosed by enclosed by closed surface। यानी कि गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब सरफेस क्लोज होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल क्लोज सरफेस का ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहां पे चार्ज होगा, जहां पे फील्ड लाइंस होगा, वहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बट गॉस लॉ के केस में अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, देन एक छोटा सा फॉर्मूला के बेसिस पे गॉस लॉ का यूज करके हम क्लोज सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं फ्लक्स इक्वल क्यू इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है गॉस लॉ में, और इसी को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसी को हमें प्रूफ करना है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ध्यान रखिए प्रूफ करने के लिए। तो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का एक फार्मूला हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल ई ए कॉस थीटा, या फिर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गॉस लॉ के बेसिस पे फ्लक्स फाइंड करने का तरीका क्या है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, और कंडीशन क्या है, सरफेस क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, देन दैट चार्ज डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट में फ्लक्स मिल जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अगेन इसका प्रूफ करने के लिए एक हमें सरफेस लेना होगा, क्लोज सरफेस। और गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए जो भी क्लोज सरफेस लेंगे उसका एक नाम होगा गॉसियन सरफेस। कंसीडर ए कंसीडर ए स्फेरिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस with radius with radius small letter r and and centered at charge q। इसका मतलब ये हो गया, एक गॉसियन सरफेस हमें लेना है, एक गॉसियन सरफेस लेना है इस टाइप से, और इसका सेंटर जहां पे है वहां पे एक चार्ज क्यू रखा गया है, और इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल लेटर आर, ठीक है। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। देन हमें इसको प्रूफ करना है, ध्यान रखना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया है ds, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट लिया, हमें एरिया हो गया ds, और इस छोटे से एरिया के वजह से हमें फ्लक्स फाइंड करेंगे और सभी एरिया को प्लस कर देंगे, देन टोटल फ्लक्स हमें मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग फ्लक्स कैसे फाइंड करते थे, ई ए कॉस थीटा, एरिया क्या है, एरिया वेक्टर टू द प्लेन। तो सपोज एक स्फेरिकल सरफेस पे एक छोटा सा पार्ट लिया जाएगा, ये छोटा सा पार्ट लिया जाएगा, कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा, एक प्लेन दिखेगा। इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि चार्ज है प्लस क्यू है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जाएगा,
क्लियर है? तो यहाँ पे थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 का वैल्यू अगेन यहाँ पे 1। ठीक है। फ्लक्स थ्रो flux through small area flux through small area ds equal d5 d5 ds का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल एरिया। तो छोटे से एरिया की वजह से एक छोटा सा फ्लक्स आएगा जिसका सिंबल हमने d5 इक्वल। फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला यहां से हम लेंगे ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है और एरिया कितना है? छोटा सा एरिया है ds और कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस 0 डिग्री 1। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस पे ds इनफाइनाइट नंबर में होगा, तो ds छोटे से एरिया की वजह से इतना फ्लक्स आ गया। तो सभी फ्लक्स को अगर प्लस करेंगे, सभी एरिया के थ्रू d5 फ्लक्स आएगा, सभी एरिया को प्लस करेंगे, देन हमारा टोटल गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ds इनफाइनाइट नंबर में है, इन सबको प्लस करने के लिए एक मैथ का कॉन्सेप्ट आता है, इंटीग्रेशन। ठीक है। नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस इक्वल, इंटीग्रेशन कर देंगे d5। ठीक है। इंटीग्रेशन d5 इक्वल इंटीग्रेशन ई d5 का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि छोटा छोटा फ्लक्स को प्लस करेंगे, सभी छोटे छोटे फ्लक्स को प्लस कर देंगे, एक कंप्लीट फ्लक्स हमें मिलेगा जिसका सिंबल 5 हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? इस चार्ज की वजह से सरफेस का डिस्टेंस कितना है? रेडियस के इक्वल है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन ds इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड r स्क्वायर। ठीक है। तो ds स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एरिया प्लस स्मॉल एरिया प्लस स्मॉल एरिया, सभी स्मॉल एरिया को प्लस कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे समेशन इंटीग्रेशन ds का मतलब ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ds है, सबको प्लस कर देंगे तो स्फेरिकल का एक कंप्लीट एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? टोटल एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। 4 पाई कट हो गया, आर स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ पे q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा गॉस लॉ। ठीक है। नोट करना इसको। तो इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखना है। तो अगर एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज 0 है, देन टोटल फ्लक्स 0 आएगा। फ्लक्स तभी आएगा जब क्लोज सरफेस के अंदर कोई एक चार्ज रखा गया है। क्लियर हो रहा है? ठीक। एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है इस टाइप से, और इसके अंदर एक चार्ज है Q1। ठीक है। तो इसके अंदर फ्लक्स कैसे मिलेगा? फ्लक्स का हमने दो फार्मूला देखा है, ध्यान रखिए। फ्लक्स इज इक्वल टू इन कॉस थीटा, एक और फार्मूला गॉस थ्योरम के बेसिस पे, फ्लक्स इक्वल Q इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। Q इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ये कब यूज करना है? जब सरफेस क्लोज रहेगा। ठीक है। सरफेस क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज रखा गया है Q0, तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस Q1 डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स मिल गया हमें। ठीक है। सपोज एक दूसरा सरफेस है, इसके अंदर यहाँ पे Q1 चार्ज रखा गया है और यहाँ पे Q2 चार्ज रखा गया है। तो यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करने के लिए टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड एप्सिलॉन, फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल,
सपोज हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे है प्लस Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है -Q2 -Q2। यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करने के लिए अगेन Q इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन साइड में टोटल चार्ज कितना है, सभी चार्जेस को प्लस कर देना है। तो प्लस Q1 प्लस -Q2 डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा जी, Q1 -Q2 डिवाइडेड एप्सिलॉन। क्लियर है। थर्ड एग्जांपल सपोज एक क्लोज सरफेस है हमारे पास और यहाँ पे +5 कूलॉम चार्ज रखा गया है और यहाँ पर -5 कूलॉम चार्ज रखा गया है। ठीक है, फ्लक्स फाइंड करना है। अगेन टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, तो टोटल चार्ज कितना है +5 कूलॉम प्लस -5 कूलॉम डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। सम ऑफ द चार्जेस 0 हो गया, 0 डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट इक्वल 0। यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू तो 0 हो गया, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा यहाँ पे। फ्लक्स 0 हो गया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है? नहीं। चार्ज है प्लस हो या माइनस हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, बट फ्लक्स 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है इफ फ्लक्स इज 0 then electric field may or may not be 0, क्लियर है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 हो गया देन हम ये नहीं बोल सकते कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या मिलेगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 देन फ्लक्स इज ऑलवेज, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इज ऑलवेज 0। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पे फील्ड लाइंस नहीं बनेगा, जहां पे फील्ड लाइंस नहीं बनेगा वहां पे फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्लियर है। फ्लक्स 0 है देन इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी 0, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया देन 100% श्योर हो जाएगा फ्लक्स का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, नोट करना इसको। एग्जाम्पल नंबर 4 सपोज हमारे पास स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है, स्क्वायर है ध्यान रखना है, स्क्वायर। एक और स्क्वायर है, इसके साइड पे चार्ज रखा गया है क्यों। एक और स्क्वायर है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा गया है। सभी स्क्वायर है ध्यान रखना है, स्क्वायर स्क्वायर। तो इनसाइड द, ये तो एक क्लोज सरफेस तो है नहीं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड में चार्ज 0 है, 0 डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट इक्वल 0। यहाँ पे इनसाइड पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि ये एक प्लेन है, स्क्वायर है। ठीक है, जो भी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा ध्यान देना है। सपोज हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हमने चार्ज रखा, तो इस चार्ज के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा ये ऐसे जाएगा। ठीक है, फ्लक्स कब बनता है, जब फील्ड लाइंस एक सरफेस को पेनिट्रेट करेगा, क्रॉस करेगा। क्या यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है इसके द्वारा जो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहा है, ये फील्ड लाइंस इस स्क्वायर को क्रॉस कर रहा है? नहीं। ठीक है, फील्ड लाइंस जस्ट इसके प्लेन में, सरफेस के प्लेन में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइंस इस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे इनक्लोज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है,
सेकेंड केस में बताइए फ्लक्स कितना होगा। यहां पर भी फ्लक्स का वैल्यू जीरो ही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक स्क्वायर है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है, इसके द्वारा फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा। ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा। क्या अभी भी इस केस में फील्ड लाइंस इस स्क्वायर को पेनिट्रेट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है? क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्लोज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करेगा। फील्ड लाइन जस्ट सरफेस के प्लेन में जाएगा, इसके प्लेन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, सोच के बताना है। एक स्क्वायर है और यहाँ पे चार्ज रखा गया है, यहाँ पर भी ऐसे ही जाएगा। क्या कोई लाइंस क्रॉस कर रहा है इसको? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाइंस इसके पीछे जाएगा, कुछ लाइंस इस प्लेन के बाहर आएगा। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस प्लेन के पीछे जा रहा है, उतना ही सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस प्लेन के बाहर आ रहा है। तो जितना पीछे जाएगा उतना ही सामने आएगा, प्लस माइनस कट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द प्लेन सरफेस इज जीरो, तो यहाँ पर भी फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, नोट करना है। स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। क्यूब के केस में अलग हो जाएगा, अभी आगे देखेंगे हम लोग। ये हमारा स्क्वायर था, क्यूब के केस में अलग हो जाएगा, क्यूब आगे हम लोग देखेंगे। अगला एग्जाम्पल 5 नंबर। A hemisphere is placed in a uniform uniform electric field यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सपोज ये हमारा एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, यानी कि कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है। इसका रेडियस हो जाएगा, सपोज मान के चलते हैं इसका रेडियस हो गया आर। ठीक है, यहां पे फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एक फॉर्मूला होता है ना, फ्लक्स इक्वल ई ए कॉस थीटा। A hemisphere is placed in a uniform electric field, then flux through curved surface curved surface कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स हमें बताना है। ठीक है, तो आप लोग सोच के बताइए, ये जो सामने वाला फेस है, ये जो सामने वाला फेस है, इस फेस में जितना फील्ड लाइंस पास करेगा, क्या उतना ही फील्ड लाइंस इस कर्व सरफेस से पास करेगा? जितना सामने से जाएगा उतना ही इसमें पास करके निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सर्कल, ये जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के थ्रू जितना फील्ड लाइन पास करेगा उतना ही फील्ड लाइंस इस कर्व सरफेस के थ्रू पास करेगा। मतलब जितना फ्लक्स इस सर्कल के थ्रू होगा उतना ही फ्लक्स इस कर्व सरफेस के थ्रू होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो E इंटू एरिया, इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक कंडीशन है, नोट करना है, ध्यान दो। सपोज एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, चार्ज रखा गया है। इस केस में हमें फ्लक्स फाइंड करना के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर हाफ होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर अगर गॉस थ्योरम से देखा जाए तो फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर एक क्लोज स्फीयर रहता, एक क्लोज स्फीयर रहता इस टाइप से, यहाँ पे चार्ज रखा गया है, देन फ्लक्स कितना होता, क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट।
बट ओनली हेमिस्फीयर है। देन क्लोज सरफेस, क्लोज स्फीयर के थ्रू जितना फ्लक्स आ रहा था उसका हाफ हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा, तो क्यू डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। इसके थ्रू फ्लक्स फाइंड करने का ये फार्मूला ये भी करेक्ट है, और अगर चार्ज दिया गया है तो ये भी फार्मूला करेक्ट है। ठीक है, नोट करना है। एग्जाम्पल नंबर 6, चार्ज इज प्लेस्ड प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ ए क्यूब। ठीक है, एक क्यूब हमने बनाया यहाँ पे। इसके सेंटर पे एक चार्ज है, अंदर में चार्ज क्यू रखा गया है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा थ्रू द क्यूब? टोटल चार्ज इनसाइड कितना है? क्यू, क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेज, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेज, यहाँ पे टोटल फ्लक्स का वैल्यू हमारे पास मिल के आया है। ये क्या 6 सरफेस, क्यूब के पास 6 सरफेस होता है, क्या 6 सरफेस के सभी सरफेस के फ्लक्स को प्लस करने पे ये वैल्यू मिला है? ठीक है, ये सेंटर पे चार्ज रखा गया है, सभी सरफेस के थ्रू इक्वल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, सभी सरफेस के थ्रू इक्वल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 इंटू क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू डिवाइडेड 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नोट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, charge is placed, charge is placed at the center of any one phase, any one phase of a tube। अगेन हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, इसके किसी भी फेज के साइड पे, यहाँ पे 6 फेज होता है, कहीं एक फेज के, सपोज ये सामने वाला फेज जो दिख रहा है इधर वाला, इस फेज के सेंटर पे एक चार्ज हमने रख दिया क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा इसको समझना है। सपोज हमारे पास एक क्यूब है, ध्यान समझना है, हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा गया है, चार्ज रखा है मैंने। तो अगर इस केस में फ्लक्स आपसे पूछा जाए तो फ्लक्स इक्वल इस टोटल क्यूबाइड के अंदर इन साइड में चार्ज कितना है? क्यू, टोटल चार्ज इन साइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। तो इस डायग्राम के थ्रू फ्लक्स कितना मिलेगा? क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये वाला पार्ट तो इसका हाफ है, यानी कि ये जो चार्ज दिख रहा है इस सरफेस पे रखा गया है, हाफ चार्ज इधर में है और हाफ चार्ज दूसरे वाले क्यूब के अंदर है। ठीक है, तो इस वाले क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना आएगा? इस वाले क्यूब के थ्रू फ्लक्स ओनली हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स आएगा। तो टोटल फ्लक्स तो इतना आ रहा है क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, बट वन ऑफ द क्यूब के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना है, देन हमारे पास मिल जाएगा क्यू डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस इन दिस केस, इसके पहले वाला केस अलग था, अभी यहाँ पे चार्ज फेस के सेंटर पे रखा गया है, फेस के सेंटर पे रखने से क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना आ गया ये पता। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द एनी वन फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है समझना। तो कितना होगा आप लोग बताइए, वीडियो रोक के बताइए कितना होगा। इस वाले डायग्राम को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस सामने वाले फेस पे हमने चार्ज रखा गया है, यहां से जो भी चार्ज प्रोड्यूस होगा, यहां से जो भी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा, इस सरफेस पे हमने चार्ज रखा गया है, क्या उस सरफेस को कोई भी फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, पेनिट्रेट करेगा? नहीं, ठीक है। यानी कि जिस प्लेन में चार्ज रखा जाएगा उस प्लेन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा। देन यहाँ पे केवल कितना फेस बच गया, ओनली 5 फेस के थ्रू फील्ड लाइंस पास करेगा, ठीक है। ओनली 5 फेस के थ्रू फील्ड लाइंस पास करेगा और इक्वली फ्लक्स प्रोड्यूस होगा थ्रू ईच फेस, ठीक है। तो टोटल फेस तो 6 है, ठीक है, ध्यान देना है, टोटल फेस 6 है, बट एनी वन फेस पे एक चार्ज रखा गया है, तो इस सामने वाले फेस के थ्रू फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाले फेस के सेंटर पे चार्ज रखा गया है और इस फेस को कोई भी लाइंस क्रॉस नहीं करेगा। तो कितना फेस बचा हमारे पास, ओनली 5 फेस, तो 5 फेस के थ्रू इक्वल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्यू डिवाइडेड टू एप्सिलॉन नॉट, इसका 5 फेस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइड क्यू डिवाइडेड 10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नोट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो 8 नंबर, चार्ज इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, ध्यान से समझिएगा। सपोज एक क्यूब है हमारे पास, एक कॉर्नर पे सपोज यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया, यहाँ पर हमने चार्ज रख दिया, तो क्या ये चार्ज जो रखा गया है, सभी चार्ज सभी इस क्यूब के इनसाइड में लाई कर रहा है? सभी चार्ज लाई नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट ऑफ द चार्ज इस क्यूब के बाहर है, तो कितना बाहर है कितना अंदर है यही आपको समझना है, देन आपको फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, समझिएगा। सपोज इस क्यूब को अगर ऊपर से देखा जाए, इस क्यूब को अगर ऊपर से देखा जाए तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ठीक है। इस क्यूब को ऊपर से देखने से इस टाइप से डायग्राम बनेगा और यहाँ पे चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो क्या इसके बगल में मैं एक क्यूब लगा सकता हूँ, इसके बगल में क्यूब लगाया जा सकता है, इसके बगल में क्यूब लगाया जा सकता है, और यहाँ पे चार्ज है। इस चारों क्यूब के ऊपर 4 अनदर क्यूब रखा जा सकता है, नीचे 4 क्यूब, ऊपर 4 क्यूब, टोटल 8 क्यूब हो गया, क्लियर है, टोटल 8 क्यूब हो गया। देन ये चार्ज, दिस चार्ज इज शेयर्ड बाई 8 क्यूब इक्वली, देन 1 क्यूब में कितना चार्ज आएगा, जो चार्ज रखा गया है टोटल 8 क्यूब के द्वारा इक्वली शेयर किया जा रहा है, देन 1 क्यूब में चार्ज कितना मिलेगा, 1 क्यूब में क्यू डिवाइडेड 8, इतना चार्ज 1 क्यूब के थ्रू मिलेगा, ठीक है। देन इस केस में फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब के इनसाइड में टोटल पार्ट कितना है चार्ज का, क्यू डिवाइडेड 8 पार्ट डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा यहाँ पे,
Q divided 8 epsilon naught, Q divided 8 naught, ठीक है। अगर यहां पे आपसे पूछा जाए फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेज इन दिस केस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेज इन दिस केस, देन आप लोग बताइए यहाँ पे केवल इस क्यूब के थ्रू, इस क्यूब में जितने फेस के थ्रू फ्लक्स बन पा रहा है उस फेस के थ्रू हमें बताना है। ध्यान दीजिए, एक क्यूब है हमारे पास, यहाँ पे चार्ज रखा गया, ऊपर में एक प्लेन हो गया, ठीक है, ऊपर में एक प्लेन हो गया, यहाँ पर एक प्लेन हो गया, यहाँ पे एक प्लेन हो गया, और इसके पीछे वाला भी एक प्लेन हो गया, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है, कोई भी एक प्लेन है, प्लेन के कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज रखा गया है उस प्लेन के थ्रू फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस चार्ज को कौन कौन सा प्लेन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सबसे ऊपर वाला प्लेन हो जाएगा, ये सामने वाला प्लेन हो जाएगा, इस सामने वाले प्लेन का एक कॉर्नर पे चार्ज है, ऊपर वाले प्लेन के एक कॉर्नर पे चार्ज है, जो सबसे पीछे वाला कॉर्नर है, सबसे पीछे वाला कॉर्नर है, इसके कॉर्नर पे भी एक चार्ज है, पीछे वाला फेस इसके कॉर्नर पे भी एक चार्ज है। तो ऊपर वाले फेस, सामने वाला फेस, पीछे वाला फेस, इन तीनों फेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे केवल 3 फेस हमें बचा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा। तो ईच फेस के थ्रू फ्लक्स कितना मिलेगा, इसका 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड 3 इंटू क्यू डिवाइडेड 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू डिवाइडेड 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नोट करना है। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, charge is placed, charge is placed at the edge of a cube, edge of a, ठीक है, एज ऑफ द क्यूब, क्यूब हमारे पास है, एज पे हम चार्ज रखते हैं, सपोज यहाँ पे चार्ज, ठीक है, एज का मतलब कॉर्नर हो गया, लाइन, इस पे हमारा चार्ज रखा गया है। अगेन वही कॉन्सेप्ट आएगा, इस चार्ज का कितना पार्ट क्यूब के अंदर है और इस चार्ज का कितना पार्ट क्यूब के बाहर है, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, आपको समझना है। क्लियर है, क्यूब बन जाएगा, इसके ऊपर एक और क्यूब होगा, इसके ऊपर एक और, तो यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज कॉर्नर पे रखा जाएगा, कॉर्नर पे नहीं, एज पे रखा जाएगा, देन क्या फील हो पा रहा है, 4 इक्वल क्यूब द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके ऊपर एक क्यूब होगा, इसके ऊपर एक क्यूब होगा, देन ये जो चार्ज दिख रहा है 4 इक्वल क्यूब के बीच में रहेगा। यानी कि कोई भी चार्ज अगर एज पे रखा जाए, साइड पे रखा जाएगा, वो 4 इक्वल क्यूब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयरिंग होगा, ठीक है। इसको ऊपर भी मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना है। ठीक है, 1 2 3 4,
और यहाँ पे चार्ज रखा गया है। तो ये चार्ज चारों क्यूब में इक्वल शेयरिंग हो रहा है, तो वन क्यूब में कितना चार्ज आएगा, क्यू डिवाइडेड 4। इसका चार्ज क्यू है, तो वन क्यूब के अंदर कितना चार्ज आएगा, क्यू डिवाइडेड 4। तो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू डिवाइडेड 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर भी अगेन वही कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस, बताइए आप लोग क्या होगा, ईच फेस की थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो अगेन यहाँ पे ये जो चार्ज रखा गया है ऊपर वाले फेस के कॉर्नर पर रखा गया है, ऊपर वाले फेस की थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा। सामने वाले फेस के कॉर्नर साइड पे रखा गया है, इस वाले फेस के थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो 6 में से 2 फेस के थ्रू फ्लक्स 0 है, देन अदर 4 फेसेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू आएगा, इक्वल शेयरिंग होगा, इसलिए 1 डिवाइडेड 4 इंटू क्यू डिवाइडेड 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नोट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10। सपोज एक स्फीयर है हमारे पास, स्फीयर है और इसका रेडियस r है और इसके सेंटर पे एक चार्ज q रखा गया है। इसके थ्रो फ्लक्स कितना होगा, स्फीयर के अंदर चार्ज q है, q इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स मिल गया। सपोज इस स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया जा रहा है, इस स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया जा रहा है, यानी कि अब हमारे पास 2r हो गया, चार्ज उतना ही है जितना पहले रखा गया है। अब यहाँ पे फ्लक्स क्या डबल हो जाएगा क्या, नहीं, फ्लक्स डबल नहीं होगा। क्लोज सरफेस के साइज एंड शेप पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ध्यान। अभी भी इन क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज उतना ही है जितना पहले था, अभी भी क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स सेम होगा। ठीक है, नोट करना है। a charge q a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface, a Gaussian spherical surface, spherical surface of radius r, of radius r, full stop. If the radius is double, if radius is double, then the outward flux will be 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए increases 4 times, increases 4 times. Option B reduced to half, reduced to half. Option C remains the same, remains the same. Option D B doubled, doubled. सिंपल है क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक चार्ज है सेंटर पे है और एक स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस r है। सपोज यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू आएगा q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, चार्ज उतना ही रखा गया है, तो फ्लक्स अभी भी उतना ही तो आएगा, q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें इनक्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज से मतलब है, शेप एंड साइज ऑफ द इनक्लोज सरफेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिमेन्स द सेम, नोट करना है। नेक्स्ट
the electric field the electric field in a certain region in a certain region is acting radially outward and is given by E equal AR. Full stop. A charge is contained in a sphere of radius in centered at the origin of the field will be given by option A epsilon naught A square, option B 4 pi epsilon naught A small letter A cube, option C epsilon naught A small letter A cube, option D 4 pi epsilon naught into A e to the power. सॉल्व करना है, वीडियो रोक के सॉल्व कर सकते हैं आप लोग और मेरे आंसर्स मैच कीजिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रेडियस के साथ वेरी करेगा, यानी कि अगर रेडियस चेंज होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ई है, ठीक है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है और इस चार्ज का वैल्यू हमें बता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा जाए आपसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा जाए तो कितना वैल्यू होगा, ए इंटू आर की जगह पे कितना बन जाएगा, ए इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, जितना रेडियस होगा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स का दो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इक्वल ई इंटू एरिया, और दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल क्यू डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इन दोनों फार्मूला को इक्वल कर देंगे, हमें चार्ज मिल जाएगा, यानी कि Q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। Q इक्वल एप्सिलॉन नॉट इनटू E इनटू एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है A इंटू स्मॉल लेटर a इंटू एरिया, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा स्फेरिकल का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट फोर पाई को पहले लिख रहा हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो एरिया कितना होगा, एरिया यहाँ पे आर नहीं होगा क्योंकि रेडियस इसका ए है, ठीक है ना, रेडियस ए है, ये ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर ए टू दी पावर क्यू, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, नोट करना है। लास्ट एग्जांपल, a hollow cylinder has a charge q within it full stop. If phi is the electric flux associated with
a curved surface with the curved surface B, curved surface B, the flux linked with the plane surface A will be यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। सरफेस ए हो गया, कर्व सरफेस बी हो गया, इधर वाला सरफेस सी हो गया। ऑप्शन ए 1/2 Q divided epsilon naught minus 5। ऑप्शन बी Q divided 2 epsilon naught। ऑप्शन सी 5 divided 3। ऑप्शन डी Q divided epsilon naught minus 5। ठीक है, सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, मेरे आंसर मैच कीजिएगा। इस सिलेंडर के अंदर एक चार्ज क्यों रखा गया है? ठीक है, सिलेंडर के अंदर चार्ज क्यों रखा गया है? कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है? कर्व सरफेस बी के थ्रू फ्लक्स कितना है? 5। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए। इधर भी प्लेन सरफेस होगा, इधर भी प्लेन सरफेस होगा, दोनों सरफेस इक्वल है, दोनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू सेम आएगा। तो हमें सरफेस ए के थ्रू फ्लक्स बताना है। क्लियर है? यानी कि फ्लक्स थ्रू ए हमें फाइंड करना है। तो टोटल सिलेंडर का फ्लक्स हमें फाइंड करना है। टोटल फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस ए प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस बी प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस सी। ठीक है, तो क्योंकि सरफेस ए एंड बी सेम सरफेस है, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस ए इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस सी। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू ए फ्लक्स थ्रू बी, ये भी ए के इक्वल हो गया, फ्लक्स थ्रू ए। ठीक है, सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? सिलेंडर के इनसाइड में टोटल चार्ज Q है। तो अगर टोटल फ्लक्स यहाँ पे देखा जाए, टोटल फ्लक्स कितना आ गया? Q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। Q इज द टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। टोटल फ्लक्स की जगह पे क्या हो गया? Q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और QB कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है? 5 गिवन है, ध्यान रखिए। फ्लक्स थ्रू सरफेस B इक्वल 5 गिवन है। सिलेंडर के थ्रू टोटल फ्लक्स, तीनों सरफेस के फ्लक्स को प्लस कर देंगे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है? Q। टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर Q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, A और C इक्वल है, इसलिए C की जगह पे A लिख दिया हमने। क्लियर है? इक्वल 5 2 5A, 5A प्लस 5A 2 5A प्लस 5B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट इक्वल और 2 5A प्लस 5 इक्वल Q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 5 को इधर लेके जाना है, 2 5A इक्वल Q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। 5A इक्वल Q डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2। ऑप्शन ए। ठीक है, ये गॉस लॉ का थ्योरम हो गया, डेरिवेशन